होती है उस सब्जेक्ट को पढ़ने, right? All right. And I think all of you have been enjoying my stories when I start a subject, right? We did CRPC, we did IPC, we did IEA also. Similarly, for ICA also, we have something that, you have to remember so that you can remember the provisions accordingly, right? Helpful mind. Yes, absolutely. These are mind maps. These are, योर स्केलेटन एक आप बनाते हो पूरे के पूरा, एक रोड मैप है एक पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने का. That's a roadmap, okay? So to study the Indian Contract Act, अगर आपने when you would have been doing your LLB, तो आपने Indian Contract Act को दो parts में पढ़ा होगा, right? Part 1 and Part 2. So if we talk about ICA, when it was drafted in the year 1872, तो इसके अंदर जो है, जो पूरे चैप्टर्स थे, वो टोटल वो जो पूरे चैप्टर्स थे वो कितने चैप्टर्स थे? It also had, you know, it had around it had around 11 chapters. 11 chapters. All right. But eventually there were some chapters which were eliminated, like the partnership in the year 1932. Then we have SOGA, Sales of Goods Act. इसको भी हमने ICA से eliminate कर दिया. But for the competitive exam right now, what we are going to do, we are not going to look into the entire historical background. We are going to currently see कि Indian Contract Act currently जो 1872 का है, हम उसको कैसे पढ़ेंगे, और currently जो Indian Contract Act जो उसमें ओरिजिनली 11 चैप्टर है और 8th चैप्टर है, दैट हैज बीन रिपील्ड. सो प्रेजेंटली वी हैव 9 चैप्टर्स, एंड ये जो प्रेजेंट 9 चैप्टर्स हैं, इनको क्या पढ़ने का तरीका है? हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हम आईसीए को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक आपके हो गए जनरल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया आपका जनरल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा आपका हो गया बेटा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो जो जनरल, मैम आवाज नहीं आ रही. So I could hear Mandeep saying, "Ma'am, आवाज नहीं आ रही." Good, Mandeep. At least I heard that, right? Okay. अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है. अब आ रही है. मनदीप, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो आप? मैं शामली से हूँ मैम. कहाँ से? शामली वेस्ट यूपी. वेस्ट यूपी. अच्छा, ओके ओके, गुड गुड मेरठ गुड के गुड. पास है मैम, पानीपत के पास. अच्छा ठीक है, समझ गई मैं बेटा. हाँ हाँ. ओके. अभी आ रही सबको आवाज मेरी? तो जनरल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके जनरल रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके सेक्शन 1 to 75 है. और मेजरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी एरिया से आएगा, इसी एरिया से आएंगे. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, यहाँ पे आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लाइक जिनको हम कहते हैं सुई जेनरिस. सुई जेनरिस, दीज आर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. These are special contracts. Then we have bailment. ये आपका चैप्टर 8 है. ये आपका चैप्टर 9 है. दिस इज बेलमेंट. ठीक है. दिस स्टार्ट, ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेक्शन 124 से स्टार्ट होता है. आपने यहाँ देखा, मैंने यहाँ 1 to 75 लिखा है. मोस्टली दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. जिन बच्चों की ज्यादा अच्छे से तैयारी नहीं है, उनको फोकस करना चाहिए इस पार्ट पे. इस पार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे फोकस करना है. और जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेटा, वो सेक्शन 124 से शुरू होते हैं, एंड दे विल गो अप टिल सेक्शन 238. 238, ये आपके स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. और इन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, जैसे चैप्टर 8 इंडेमनिटी, चैप्टर 9 आपका बेलमेंट, चैप्टर 10 आपका जो आ गया एजेंसी. एजेंसी, ठीक है. और बेलमेंट के अंदर ही हम जो है कवर करते हैं बेटा, इन बेलमेंट ओनली वी विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ प्लेज.
प्लेज, बेलमेंट के अंदर चैप्टर 9 के अंदर ही आपका प्लेज आ जाएगा। और एजेंसी जो है, दिस इज द लेंथीएस्ट चैप्टर which has sections from 182 to 238 beta. So this is on a lesser pedestal, ठीक है, फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आप, और ये तो आप आधे घंटे में कर सकते हो। इंडेमनिटी, बेलमेंट, बेलमेंट प्लेज, एजेंसी, इसमें मोटा मोटा आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपने याद रखने हैं फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। बट आपको मोस्टली क्वेश्चन अगर आईसीएस से आएंगे तो 1 to 75 में आएंगे फॉर योर एग्जाम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is that clear? All right. Now we start with your Indian Contract Act. Please, all of you should open your Bare Acts and please look at the preamble and right top पे आप ऊपर देखो बेटा। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग आकाश, प्रिया। ठीक है, आप ऊपर देखो बेटा, 25 अप्रैल 1872, वहां पे आप मार्क कर लो इनैक्टमेंट डेट, इनैक्टमेंट डेट। ठीक है, उसके बाद इन्फोर्समेंट डेट आपकी जो है, इन्फोर्समेंट डेट इज 1 सितंबर 1872। तो एक क्वेश्चन तो आपका प्री का हो गया, इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट डेट का। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, इट वाज ड्राफ्टेड बाय द थर्ड लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, थर्ड लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, formed in the year 1861. So you can just note it down, or if you want, I don't know, आपके ये जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया होता है वहां कहीं ना कहीं दिया होगा, बट अगर आपने नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लो बेटा, because I'm not getting into the depth of historical background. That's not required for your preliminary examination. आप सिर्फ लिख लीजिए थर्ड लॉ कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, not independent India but British India, formed in the year 1861 under the chairmanship of Sir John Roomley. चेयरमैन कौन था? सर जॉन रूमली, who presented the draft contract for India. ठीक है, who presented the draft contract for India. ठीक है, All right. Okay. Indian Contract Act substantive law है, procedural, it is a substantive law. Substantive law क्या करता है? It provides the rights and remedies. ठीक है, बट ये अगर मेंस के लिए हम करें तो बेटा, हम कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक पिक्यूलियर ब्रांच ऑफ सब्सटैंटिव लॉ है। बिकॉज अगर आप आईसीए पढ़ेंगे ना, तो ये आपको कोई भी तरीके की, यहाँ पे जो पार्टीज है वो खुद ही राइट्स एंड ड्यूटीज देती हैं। आप जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है वो कौन एंटर करता है? पार्टीज करती है ना। ए एंड बी दे अग्री अपॉन द टर्म्स। ए कहता है मुझे घर बेचना है, बी कहता है मुझे खरीदना है। ए चाहे वो 1 रुपए का घर बेचे, चाहे 1 लाख का बेचे, चाहे 10 लाख का बेचे, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कौन दे रहा है एक दूसरे को? पार्टीज ही दे रही है ना। अनलाइक अ टिपिकल प्योर सब्सटैंटिव लॉ, जैसे आपका आईपीसी हो गया, या आपका मैरिज लॉज हो गए, टीपीए हो गया, ये आपके सब्सटैंटिव लॉज ऐसे लॉ है जो लॉ इटसेल्फ विल गिव यू राइट्स एंड यू नो जो आपका क्या है, जो आपका ये है, जो आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं सब्सटैंटिव लॉ के अंदर, कौन देता है सब्सटैंटिव लॉ के अंदर राइट्स एंड लाइबिलिटीज? दे आर गिवन टू द पार्टीज बाय द लॉ, but under Indian Contract Act, rights and liabilities are given by the parties themselves. So that is why it is a peculiar branch of substantive law. Yes, it by the statute itself, only in case, you'll have to cross check, Priya, कि ICA and IEA का जो enforcement data है, एक बार आप बेटा cross check कर लेना, I'll also cross check, ठीक है। but the enforcement date of your Indian Contract Act is 1st of September 1872. Okay, all right. So then we come to the short title. You can just see. Yes, it is 1st September, beta Priya. First, it's दोनों में same है आपका 1872 इन द year, आपका आईए का भी 1st of September 1872 है, और इसका भी 1st of September 1818। दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ओके। कमिंग टू योर इंटरप्रिटेशन क्लॉज, सेविंग क्लॉज को आप सिर्फ पढ़ लो। नथिंग हियर इन कंटेन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट। ओके, नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड ऑन एनी यूसेज, अंडरलाइन यूसेज, कस्टम ट्रेड। बट सेविंग क्लॉज का मतलब क्या होता है? हाँ। हमेशा नथिंग इन दिस सेक्शन या नथिंग से वर्ड होता है ना, मतलब वो उसको इफेक्ट अरे नहीं मेरी करता। क्लास चल रही है अभी। व्हाट, मनदीप? ओ, अरे मैम मैं किसी और से बात कर रहा था। अच्छा, प्लीज कीप योर सेल्फ म्यूट बेटा, कीप योर सेल्फ म्यूट। ओके, सो आई वाज सेइंग कि अगर एक स्पेशल लॉ या एक यूसेज एग्जिस्ट करता है या कोई इंसिडेंट है, इन दैट केस दैट स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द आईसीए।
that special law will prevail over the contract. But yes, it should not be inconsistent. वहां पे underline कर दो, not inconsistent with the provisions of this act. It should not be inconsistent with the provisions of this act. ठीक है? Interpretation clause. Now यहाँ से very very important. You can expect questions. Questions like, see section 2A अगर आप देखो, when one person signifies to another. Signifies means communicates. To another means there has to be two parties. Willingness means the desire. इट विलिंगनेस। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा, आई विल हैव टू गो स्लो विद द डेफिनेशन, बिकॉज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो सबसे पहला वो बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज। सिग्निफाइज के ऊपर आप लोग लिखो बेटा कम्युनिकेशन। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक ऑफर नहीं जाएगा। तो कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो ऑफर नहीं जाएगा, और अगर ऑफर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इस पे कौन सा आपका लैंडमार्क केस है? Which is the case on this communication? Can you tell me, anybody? लालमन शुक्ला वर्सेस Yes, very गौरी good. दत्ता। लालमन शुक्ला, वेरी गुड वेरी गुड, लालमन शुक्ला। क्योंकि वहां पे जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा ऑफर का, तब तक जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। सो कम्युनिकेशन इज मस्ट। ठीक है, अनदर, हिज विलिंगनेस टू डू। विलिंगनेस मीन्स यू इंटेंडेड टू डू, योर इंटेंशन, योर इंटेंशन, or to do or abstain from doing anything with the view to obtaining the assent, with the view to obtaining the assent को भी अंडरलाइन कर दो। सो अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहला आपका था सिग्निफाइज, दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। दूसरा आपका आया विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब आपकी डिजायर होनी चाहिए। आपकी ऑफर किस चीज की डिजायर होनी चाहिए? कि आगे वाला मुझे कंसेंट दे, आगे वाला मुझे असेंट दे। ठीक है, बट अगर डिजायर नहीं है और एक मेयर स्टेटमेंट है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर, मतलब एक स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट विद डिजायर। एक स्टेटमेंट विद डिजायर, ऑल राइट। स्टेट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? इस पे भी आपका एक केस है, स्टेटमेंट विद डिजायर। इस पे कौन सा केस है? यस, if there is a simple statement, you have communicated the statement, but it is not with the desire to obtain the assent. In that case, that statement will not become an offer. In that case, that statement will not become an offer. Which is that case? There was this, yes, anybody who can recall? और वो एग्जाम में भी आपके काफी बारी आया है। नहीं, नॉट बैल्फो बेटा, नॉट बैल्फो। देयर वाज दिस, वो एक इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है, देयर इज दिस ऑफर टू सेल दिस, सेल दिस हाउस और समथिंग, एंड ही सेंड्स द ऑफर टू द अदर पार्टी, that what is the quote of your house, give me the quote, and he sends the quotation कि इतना इतना का मेरा घर है। ठीक है, and he says okay, I agree to buy your house, but it is actually not an offer, because it was not with the intention to bumper hall pen, exactly, very good beta, bumper hall pen, that was the property, yes, bumper hall pen case, yes। so bumper hall pen case में वो जो उसने स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट ही थी, वो स्टेटमेंट विद द डिजायर टू रिसीव द असेंट नहीं थी। इसलिए इसलिए वहां पे वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, इसलिए वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इट वॉज बम्पर हॉल पेन। इज एवरीबडी क्लियर? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, सेकेंड इज द स्टेटमेंट विद द डिजायर, एंड तीसरा जो है आपका विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। योर स्टेटमेंट शुड बी विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। असेंट वर्ड लिखा है यहाँ पे, कंसेंट वर्ड नहीं लिखा है। असेंट का मतलब क्या हुआ? दो असेंट्स कंसेंट बनेंगे। तो आपने जो स्टेटमेंट दी है वो किस इंटेंशन से दी है? कि आगे वाला मुझे क्या दे? असेंट दे, आगे वाला मुझे असेंट दे। ऑफ दैट अदर, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस क्या होता है बेटा? ओमिशन। ऑफर कैन बी टू डू समथिंग, और ऑफर कैन बी नॉट टू डू समथिंग। ऑफर कैन बी टू डू समथिंग, और ऑफर कैन बी नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। द टर्म अंडर इंडियन लॉ इज प्रपोजल, अंडर इंग्लिश लॉ वी यूज द टर्म ऑफर। इंडियन लॉ में हम वर्ड प्रपोजल यूज करते हैं, इंग्लिश लॉ में हम वर्ड ऑफर यूज करते हैं। इज एवरीबडी क्लियर विद 2A बेटा? पार्टीज यहाँ पे कितनी होंगी? एक प्रपोजर, एक एक्सेप्टर, टू पार्टीज, यस, टू पार्टीज, ऑल राइट। देन वी कम टू, अब ये, अब ऑफर के अंदर, अब बिफोर वी गो टू 2B, देर आर सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बेटा। काइंड्स ऑफ ऑफर। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफर?
व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ऑफर? जनरल ऑफर, जनरल ऑफर और यस, काउंटर, क्रॉस, काउंटर ऑफर, वेरी गुड, काउंटर काउंटर, ऑफर, क्रॉस ऑफर, वेरी गुड, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। जॉन, हाँ, जनरल ऑफर, और जो अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं वो स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर। और जनरल ऑफर को हम कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं, कभी कभी ये वर्ड भी यूज होता है, कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं, ठीक है, ऑलराइट। एंड ऑल्सो इन काइंड्स ऑफ ऑफर, ये आपको सारे काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर, ये दिस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। एंड ऑल्सो इन्विटेशन टू ऑफर, यहां से दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर या हम इन्विटेशन टू इनवाइट भी कहते हैं, इन्विटेशन टू इनवाइट भी कहते हैं। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑफर? दिस इज वन स्टेप प्रायर टू दी ऑफर। जो इन्विटेशन स्टेप। टू ऑफर और ऑफर में क्या डिफरेंस है बेटा? आप देखो, ऑफर जो आपने अभी सेक्शन 2A में पढ़ा, उसमें क्या बोला है कि ऑफर एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी डिजायर क्या है कि आगे वाला आपको असेंट दे, ये हमने 2A में पढ़ा। बट इनविटेशन टू ऑफर में जो आपकी इंटेंशन क्या है, जो पर्सन इनवाइट कर रहा है ना, उसकी इंटेंशन क्या है कि आगे वाला आपको ऑफर दे। Again, I'm repeating, in offer, the offerer's intention is to receive the assent from the other party. This is what we studied in 2A. But in invitation to offer, the person giving the invitation to offer gives it with the intention that the other party should give him the offer, not the assent. Not the assent. It is simply an invite. किस चीज का इनवाइट है ये इनवाइट है कि आगे वाला आपको ऑफर करे, आगे वाला आपको ऑफर करे, ठीक है। इसमें आपके जो इनविटेशन टू ऑफर है, इट नेवर बाइंड्स द पार्टी। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विल बाइंड द पार्टी, बट इनविटेशन टू ऑफर देन एक्सेप्टेंस विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, will make a contract. So offer and acceptance would make a contract, but invitation to offer should be followed by an offer and then followed by an acceptance, only then a contract would be made. Is that clear? Invitation to offer में आपका आपका you have some very important cases, Pharmaceutical Society of Great Britain, so वहीं से ही आपका ये concept आया था, anything displayed on the show window, ठीक है, that is just an invite, ठीक है। आपकी बस टिकट्स होगी, आपकी ट्रेन टिकट्स हो गई, आपका टेंडर्स हो गए, आपका ऑक्शन सेल हो गया, ये सारे आपके इनविटेशन टू ऑफर के अंदर फॉल करेंगे। सो आई वुड वांट यू टू एटलीस्ट वंस अगेन गो बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू शुड सी इनविटेशन टू ऑफर के साथ साथ आपका जो कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस है, वो भी आपको एक बार रिविजिट करना चाहिए। कार्लिल कार्बोलिक स्मोक बॉल केस, इज एवरीबडी क्लियर विद दिस इनविटेशन ऑफर? ठीक है, ओके। ऑफर के साथ साथ अब जब अभी देखो बेटा 2B में सिंपली आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस को डिफाइन किया है। ये आपके बियॉन्ड द बेरेक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बेरेक में नहीं दिए, तो यू शुड गो थ्रू देम। एंड देयर इज वन मोर अपार्ट। अब देखो, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, तो देखो, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा ना, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, आप मैं कितना भी ऑफर कर दूं आगे से, जितने भी एक्सेप्टेंस हो जाए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अगर हो भी गया, बट अगर वो वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो ऑफर and acceptance will only make an agreement, will only make an agreement, okay? And if you have made an agreement, you cannot go to the court. It is not, it is, you cannot go to the court. Court will not give you any remedies. This agreement, when it is enforceable by law, this agreement, when it is enforceable by law, only then a contract is made. And when is it enforceable by law? जब आपका सेक्शन 10 फुलफिल होगा, सेक्शन 10 ऑफ आईसीए। अब इसके अलावा ये तो आपको बेरेक में दिया है कि एक वैलिड ऑफर होना चाहिए, एक वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वैलिड ऑफर क्या होता है, जो आपको 2A में दिया है, उसके अलावा हम कुछ और भी इंटरलिंकिंग करेंगे, एंड एक्सेप्टेंस। इसके अलावा एक थर्ड एलिमेंट है जो कि हमने इंग्लिश लॉ से लिया है, और इंडिया में भी इवन द जुडिशियल आपके जो हमारे जो कोर्ट्स हैं एंड जो जजमेंट्स हैं, दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड दैट हमारा जो आईसीए, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। इट आल्सो इंक्लूड्स व्हाट, अनदर एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर इज दिस थर्ड एलिमेंट। कैन एनीबडी गेस व्हिच इज द थर्ड एलिमेंट? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द सेकंड एलिमेंट, एंड व्हिच इज द थर्ड एलिमेंट? रेवोकेशन। Intention to To create legal relationship. राइट, इंटेंशन टू क्रिएट, यस, वेरी गुड। कंसिडरेशन भी है आपका, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन,
Consideration is also a very important element. 1, 2, 3, and then only an agreement. बट ये अग्रीमेंट बना ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बनेगा, और फिर मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन क्यों नहीं लिया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बनेगा, और जो ये सेक्शन 10 में आपका लॉफुल कंसिडरेशन भी आ जाएगा, फ्री कंसेंट आ जाएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये सारी चीजें आपकी सेक्शन 10 में, और फिर ही आपका वो जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बेटा। बट इन सारी चीजों के अलावा जो एक स्पेशल फीचर है, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और यहाँ पे आपका आता है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का केस, और इसमें और भी आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, मेरिट वर्सेस मेरिट का केस आता है, तो जिनमें वी हैव टू सी दैट see, intention to create legal relationship is a sine qua non for any contract. If the parties have given an offer, have also accepted the offer, but if they do not intend to create legal relationship, if they do not intend to create a legal relationship, contract नहीं बनेगा। जैसे आपके सोशल अग्रीमेंट्स हो गए, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ मूवी, आई गिव एन ऑफर, आगे वाला बोलता है ठीक है लेट्स गो फॉर, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, बट यू डोंट गो फॉर द मूवी, ठीक है ना, एंड मूवी टिकट्स जो है वेस्ट हो जाते हैं, कैन यू सू हिम? नो यू कांट। सोशल अरेंजमेंट्स, ठीक है। और सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स के अंदर भी आपका क्या होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जनरली नहीं होता है, बट हो भी सकता है, जैसे मेरिट वर्सेस मेरिट का जो केस है, वहां पे भी हस्बैंड एंड वाइफ है, बट वहां पे कोर्ट ने कहा कि यस, though there is a relationship of husband and wife, but वहां पे intention to create legal relationship था, it was not simply an offer and acceptance without intention to create legal relationship. You have to look into the entire circumstances. Now that is an in-depth concept, but again I would say अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ऑफर के अलावा आपने ये सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखना है, और साथ में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का भी आपने एक सबकॉन्शियसली आपको ध्यान में होना चाहिए कि वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है before the parties would enter into a contract. Is everybody clear? ठीक है, ये आपका intention to create legal relationship is from the English law. English law में इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप को। फर्स्ट इज द सोशल रिलेशनशिप, सेकंड इज द डोमेस्टिक, एंड थर्ड इज द कमर्शियल। बेटा सोशल एंड डोमेस्टिक में जनरली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कमर्शियल रिलेशनशिप्स में इंटेंशन होता है। ओके, कमिंग टू 2B नाउ, इट सेज when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। तो assent कौन दे सकता है? प्लीज अंडरलाइन, ओनली द पर्सन टू whom the proposal is made। जिसको प्रपोजल दिया है, he has to give the assent, the proposal is said to be accepted। Now please underline, the proposal is said to be accepted। a proposal when, इसको स्क्वायर बॉक्स में डालो, a proposal when accepted। अब देखो इसमें क्वेश्चन मैंने बार बार ये पहले भी डिस्कस किया है, a proposal when accepted, a proposal when accepted, और आपको इसमें ऑप्शन में मैम। क्या, एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें लगता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा, फिर हमें या फिर सेकंड ऑप्शन दिया होगा, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन अग्रीमेंट, तो हमें लगेगा अग्रीमेंट, नो, ठीक है ना। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस एंड अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, बट आपको बिकॉज इट्स एन ऑब्जेक्टिव पेपर यू हैव टू स्टिक टू द बेयर एक्ट, सो प्लीज रिमेंबर अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड वुड डेफिनेटली बिकम अ प्रॉमिस। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग दैट यू विल रिमेंबर फ्रॉम एक्सेप्टेंस इज दैट acceptance should only be given by the person to whom the proposal is made। इस पे आपका कौन सा केस है? इसमें भी मुझे वो केस का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, बट यस उसमें देर इज दिस पर्सन हु वांट्स टू सेल ऑक्शन हिज हॉर्सेस, he wants to auction his horses and he announces the auction sale, and उसका जो मामा होता है, his uncle, he is interested to buy the horse, right, and he communicates his desire that he is willing to purchase the horse, and yes, what is the case? Felt House versus हाँ, फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले। Finley, यस, हाँ यस, बिनले। वेरी गुड, फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले का केस है, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस के ऊपर है बेटा। फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्वेश्चंस केसेस से भी आएंगे बेटा, सो इंपॉर्टेंट केसेस का आपको, यू शुड हैव अ गुड लिस्ट ऑफ केसेस व्हिच यू शुड एटलीस्ट गो थ्रू। सो फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले में उसने क्या कहा, एक्सेप्टेंस किसने, अब जो बिनले ने क्या किया, बिनले ने अपने सर्वेंट को तो बोल दिया कि हाँ जी घोड़ा जो है उसको मैंने अपने अंकल को देना है, बट उसने अपने अंकल को नहीं बताया, और उसके सर्वेंट ने बाय मिस्टेक वो हॉर्स को सेल कर दिया ऑक्शन में। तो अब फेल्ट हाउस सेज कि यार बिनले ने सर्वेंट को तो बताया था ना,
He had accepted that I am willing to buy that he accepted my offer. And the moment he has accepted the offer, now Bindley is bound by the contract and now he is liable. There's a breach of contract. But here the court stated that yes, there was acceptance, but it was not a valid acceptance because acceptance should be communicated to the person to who made the proposal. Who made the proposal? Did you understand this concept? So this is with reference to the first line, when the person to whom the proposal is made to Bindle signifies his assent thereto. Thereto मतलब उसी को, प्रपोजल को वो क्या करता है, एक्सेप्टेंस देता है, तभी वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाता है. 2B के साथ I would want you to please also go through section 3 communication acceptance and revocation of proposals. कब आपके complete होते हैं, communication when complete, section 4 and also section 7. 2A 2B आपको पूरा कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब आप उसको सेक्शन 3 4 एंड 7 के साथ समझेंगे, फॉर द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन इफ यू गेट. ठीक है, तो ये मैं आपको नटशेल में बताती हूँ क्या कहता है ये, कि अगर मिस्टर ए ने एक लेटर लिखा मिस्टर बी को, किस चीज का लेटर लिखा, एक ऑफर लेटर लिखा कि मुझे आपको, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, और बी ने आगे से एक्सेप्टेंस दिया है, किस चीज का एक्सेप्टेंस दिया है, दैट यस आई वॉन्ट टू बाय योर हाउस. ठीक है, बाय योर हाउस. अब हमें ये देखना है कि ये जो इसने ऑफर दिया है, ये मैं आपको सम अप कर रही हूँ सेक्शन 4 को, एंड सेक्शन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम अगेन. ओके, ऑलराइट. ए ने ये जो ऑफर दिया है, अब ये ऑफर से कब तक बाउंड हो जाएगा, मतलब ऑफ, आर यू अंडरस्टैंडिंग, कैन ही रिवोक दिस ऑफर? क्या ये ऑफर को रिवोक कर सकता है जब इसने ये लेटर पोस्ट किया और बी को पहुंच गया? देखो बेटा, ऑफर अगर उसको पहुंच भी जाए और ऑफर से अगर वो बाउंड भी हो जाए, अलोन ऑफर विल नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज फर्स्ट वन थिंग. एक सिंपल ऑफर से कोई भी बाउंड नहीं होगा. दैट इज वन थिंग. ठीक है, अब जब बी को ये ऑफर मिल गया, अब जब बी को ये ऑफर मिल गया, अब यहां पर बी ने जब ये एक्सेप्टेंस दिया, अब ये एक्सेप्टेंस उसने लेटर लिख लिया प्रिया, उसने ये एक्सेप्टेंस लिख लिया, लिखने के बाद अपने ड्रॉअर में डाल दिया, तो क्या ए उसको रिवोक कर सकता है? कर सकता है भी ए रिवोक? Could you यस please repeat it again? बेटा, आई एम सेइंग जहां पे बी ने एक्सेप्टेंस लेटर लिख लिया, ही रोट द लेटर एंड ही हैज केप्ट इट इन हिज ड्रॉअर नाउ, and he says that tomorrow morning I will going to post it. So can A revoke the offer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, very good. He can revoke the offer. Very good. ठीक है, अब ये ऑफर से बाउंड कब होगा? सेक्शन 4 लिखता है कि जब बी ने ये जो लेटर लिखा था, ही हैज पुट इन ट्रांजिट. पुट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ हिज रीच. His power. आउट ऑफ हिज रीच. आपने जब आप जब पोस्ट ऑफिस में भी हो तो आपको फोन आ जाता है ना कि मेरे को अपना ऑफर रिवोक करना है, तभी भी आपका रिवोक हो जाएगा ऑफर. बट अगर आपने वो चिट्ठी को डाल दिया, एक्सेप्टेंस लेटर को डाल दिया ना अगर ट्रांजिट में, उसके बाद वो रिवोक नहीं होगा, ए बाउंड हो जाएगा. ए बाउंड हो जाएगा. इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? नाउ व्हेन दैट एक्सेप्टेंस लेटर रीचेस ए, व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर रीचेस ए, अब मीनवाइल जो इसने एक्सेप्टेंस दिया, बी कब तक बाउंड होगा? B can revoke his acceptance. Yes, he can revoke his acceptance. Can B revoke his acceptance? He can revoke. कब तक revoke कर सकता है? जब तक कब ए तक की revoke? नॉलेज में ना आए. एग्जैक्टली exactly, जब तक एक ही नॉलेज में ना है. अब आप इमेजिन करो, ए को वो लेटर मिल गया, उसने वो लेटर लिया पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन से, और लेने के बाद उसने वो लेटर पढ़ा नहीं, उसने अपने ड्रॉअर में डाल दिया. ड्रॉअर में डाल दिया, ठीक है ना, और एक हफ्ते के बाद बी का फोन आता है कि हाँ जी, आई जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वी आर बाउंड, लाइक लेट्स इनफोर्स इट. एंड ए सेज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इज ही बाउंड? इज ए बाउंड? He got the letter, but he has put it in the drawer. He hasn't read it. Is A bound by the acceptance? Is A bound by मैम the मेरी acceptance? आवाज आ रही हाँ. है? Yes or मैम, no? Yes, Mandeep. हाँ मैम, मैं कह रहा अभी हम क्या क्या पढ़ रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी. बेटा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2B पढ़ रहे हैं. अच्छा, मेरे पास डायरेक्ट है तो आप, मैं आपको ये बताना चाह रहा अभी, जैसा एपीओ का एग्जाम आ रहा, यूपी का, बेटा और ये हम जीडीसी. बाद में डिस्कस करेंगे, मुझे पहले अभी आईसीए के टॉपिक्स कंप्लीट करने दो. ठीक है, फिर आप 5 मिनट रुक जाना मनदीप, फिर मैं बाकी के जितने एग्जाम्स अभी अनाउंस्ड है उसके ऊपर आई कैन गिव यू 5 मिनट्स. विल दैट बी ओके बेटा? अच्छा ठीक है जी. है ना बेटा, क्योंकि अभी जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है फिर वो रह जाएगा.
ठीक है, तो मुझे हम्म। बस अभी, यस, तो इट्स अ क्लास फ्रॉम 7 to 8 वेयर आई हैव टू कंप्लीट ऑल द प्रोविजंस बेटा। ठीक है, आई कैन गिव यू ओके। 5 minutes आफ्टर द क्लास, ऑल राइट। ओके, कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, प्रिया सेड नो, यस ही इज बाउंड बेटा, ही इज बाउंड। यहाँ पे आपने याद रखना है, जो आपका नॉलेज है आपने याद रखना है कि whether जो नॉलेज है इसके ऊपर एक टेस्ट है बेटा। वो कौन सा टेस्ट है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट। वी ऑलवेज अप्लाई, देयर आर टू काइंड ऑफ टेस्ट, वन इज ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड इज सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है? व्हाट अदर और व्हाट अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन वुड डू इन द सेम सिचुएशन। सो जब एक लेटर किसी को मिल जाता है और वो उस लेटर का एक्सेप्टेंस ले लेता है, तो हम उसको क्या मानते हैं? we impliedly presume, not constructive, but yeah, we presume that yes, he has knowledge about the same, all right। so यहाँ पे जो टेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू नॉलेज और इंटेंशन, ये टेस्ट इंटेंशन के लिए भी अप्लाई करेगा, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट एंड नॉट सब्जेक्टिविटी टेस्ट। सब्जेक्टिविटी टेस्ट क्या होता है? मेरे को पता है कि मैंने वो लेटर नहीं पढ़ा है, but subjectivity test is not acceptance, is not accepted with respect to knowledge or intention। Objectivity test क्या होता है? What a reasonable prudent man would have done in the similar circumstances। So what a reasonable prudent man would have done in the similar circumstances, after receiving a letter he would have actually read it। So we are going to presume that yes, you had knowledge, okay, because otherwise तो फिर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट राइप ही नहीं होगा। आप हमेशा क्या एक डिफेंस ले लेंगे कि मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, दैट्स द, ठीक है। एंड सेकंड, तो दैट इज, दीज आर द रूल्स गिवन अंडर सेक्शन 4। प्लीज आज सेक्शन 4 की जो इलस्ट्रेशन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। सेक्शन 4 को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, कब कौन बाउंड होगा, और सेक्शन 4 के अंदर साथ साथ में आप मार्क करते रहो जो मैं आपको बता रही हूँ। सेक्शन 4 में आप जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो आप इंग्लिश लॉ का भी पढ़ेंगे। इंग्लिश लॉ के अंदर दोनों पार्टीज सेम टाइम पे बाउंड होती है। और सेक्शन 4 जो है वहां पे जो रूल्स दिए हैं वो आपके पोस्टल रूल्स हम इनको कहते हैं, दीज आर पोस्टल रूल्स, या हम इनको कहते हैं इंटर एब्सेंटिस रूल्स। इंटर एब्सेंटिस रूल्स, या हम इनको कहते हैं रूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट हैव इंटर प्रेजेंटिस रूल्स, इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव इंस्टेंटेनियस रूल्स। इंस्टेंटेनियस रूल्स आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। इंस्टेंट, एंड आई फील इवन इन योर मेन्स दे शुड बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। अगर एक व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, ऑफर दिया, और व्हाट्सएप पे आपको एक्सेप्टेंस आया, तो कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना, क्या पार्टीज बाउंड होगी कि नहीं होगी, ईमेल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ई इलेक्ट्रॉनिक जो आपके डिवाइसेस हैं, जो अभी आपका ईमेल या इलेक्ट्रॉनिकली जो आपके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जैसे आप भेज सकते हैं, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, कब कौन सी पार्टी बाउंड होगी, उस पर हम इंस्टेंटेनियस रूल्स अप्लाई करते हैं। इंस्टेंटेनियस रूल्स कहाँ पर दिए? jurisdiction will be conferred to राजस्थान। एंड यहाँ पे जस्टिस भगवती ने कैसे सेटल किया है इस प्रिंसिपल को? एज पर इंग्लिश लॉ, he has taken up the English law and he has applied the English law and he has stated that English law का persuasive value होता है, it is does not have a binding value on the Indian courts, but yes, persuasive value है, but if it is suitable to the Indian circumstances and geographical conditions, in that case हम उस चीज को अप्लाई करते हैं। तो place of contract would be Rajasthan। I can also develop on this topic with the support of that case tomorrow when we come next time for this session, but yes, these are some concepts that you should know with respect to section 4। Will you try to do this on your own, section 4? टेक इट फॉरवर्ड, ओके, सेक्शन 4 को थोड़ा इन डिटेल पढ़ना। ऑल राइट, नेक्स्ट टॉपिक दैट यू गोइंग टू कवर अंडर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज सेक्शन 7। उसमें आपने एक सिंपल सा रूल याद रखना है जो मुल्ला ने दिया है, पॉलक एंड मुल्ला, क्या? मिरर रूल। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 आप देखेंगे, आईसी अभी मैं पढ़ूंगी। मिरर रूल मतलब, जब आप, मैंने ऑफर क्या दिया, मैं अपना घर बेच रही हूँ, आगे वाला कहता है कि ठीक है मुझे आपका घर खरीदना है, इसको हम कहते हैं मिरर रूल। एग्जैक्टली ऑफर की तरह एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बट अगर वो एक्सेप्टेंस लेटर में लिखता है मुझे आपके घर के साथ साथ आपका आउट हाउस भी चाहिए मैडम, तो वो क्या हो गया? जहां पे बटन इफ आ गया ना, तो जहां पे बटन इफ आ गया तो वो क्या बन गया? एग्जैक्टली काउंटर बन गया वो। देन इट बिकम्स काउंटर, इट इज नॉट अ दिस थिंग, इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। ये कहाँ दिया है आप देखिए बेटा, सेक्शन 7 पे जाइए, सेक्शन 7 क्लॉज 2 पे जाइए। Acceptance must be absolute. In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be expressed in some usual and reasonable manner. Sorry, it must be absolute and unqualified. Absolute and unqualified मतलब mirror rule.
जैसे जो शीशे में दिखाऊंगे वही शीशे में दिखेगा ना, तो बस एक्सेप्टेंस वैसे ही होना चाहिए जैसे आपका प्रपोजल है, वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्लॉज 2 आप इसका एक बारी पढ़ लेना, सेक्शन 7 क्लॉज 2 यू शुड रीड वंस, ओके। इज एवरीबody क्लियर विद रिस्पेक्ट टू प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस? नाउ 2A 2B, all right, we'll go further to 2C. The person making the proposal is called the promiser and the person accepting the proposal is called the promisee. So आपसे पूछ सकते हैं प्रपोजल कहाँ दिया है, promiser and promisee कहाँ डिफाइंड है 2C में। 2D वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं 2D के अंदर। when at the desire of the promiser, underline at the desire of the promiser. So desire of the promiser, consideration should always be at the desire of the promiser. Desire of the promiser, first the promisee or any other person, so underline promisee and circle करो any other person. So सबसे पहला जो हमने पढ़ा at the desire of the promiser, यहां से आपका कॉन्सेप्ट आता है promissory estoppel का, promissory estoppel का, ठीक है। फिर उसमें आपका आ गया द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यहां से आपका कॉन्सेप्ट आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, stranger to contract and stranger to consideration. Privity of contract and stranger to consideration. Is everybody clear on these topics? Stranger to consideration, stranger to consideration, ठीक है। So from India में stranger to consideration जो है it is accepted, but English law में stranger to consideration हम जो है ना it is not, वहां पे सिर्फ parties to the contract can give the consideration, ठीक है। सो 2D में आपका प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन में वहां लिख लो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, और वहां लिखो इंडियन एंड इंग्लिश लॉ, दोनों का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज तो डन को सर्कल करो, डज को सर्कल करो, टू डू को सर्कल करो, वहां लिखो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। उसके भी एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन। इंग्लिश लॉ का भी कॉन्सेप्ट, इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, अभी इट इज रिकॉग्नाइज्ड, बट अभी इट इज रिकॉग्नाइज्ड, पास्ट कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ में अभी रिकॉग्नाइज्ड है, बट कंप्लीटली रिकॉग्नाइज्ड नहीं, इट कम्स विद some conditions and limitations. So past consideration with respect to Indian and English law, but that is for means, for preliminary examination past present future consideration तीनों आपके जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिकॉग्नाइज है, ठीक है। उसके बाद समथिंग सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो समथिंग को भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए, एक्ट और एब्सटिनेंस को भी अंडरलाइन करना चाहिए, ठीक है, और प्रॉमिस इज कॉल्ड। सो आपको कंसिडरेशन जो है इट शुड ऑलवेज बी इन प्राइस। इफ आई गो बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन, लाइक इफ आई गो टू द हिस्टोरिकल दिस थिंग, तो कंसिडरेशन सबसे पहले ना इवन द डेट्रीमेंट वाज रिगार्डेड एज कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो अभी क्या है, कंसिडरेशन में क्या है, पैसा होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, देयर शुड बी सम price for the promise is called the consideration. Price for the promise is called the consideration. ये जो word something है, इसको फिर आप आगे कनेक्ट कर सकते हो विद सेक्शन 25 ऑफ योर ICA एंड 25 के अंदर जो आपको एक्सेप्शंस दिए। सो आप सेक्शन 2D को जब आप आज पढ़ेंगे, सेक्शन 2D के साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन की इसेंशियल्स क्या है, ठीक है, ऑल राइट, उसका इंडियन एंड इंग्लिश लॉ, एंड देन कंसिडरेशन को फिर आप पढ़ेंगे सेक्शन 25 ICA के साथ, देन एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, और फिर 25 के नीचे जो आपको 1, 2 और 3 एक्सेप्शंस दिए हैं, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे एन अग्रीमेंट विद कंसिडरेशन जो है क्या माने जाते हैं, सॉरी, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन आर वैलिड एंड इन्फोर्सेबल, 1, 2, 3। इज एवरीबडी क्लियर? एंड देन यू विल कम डाउन टू आफ्टर सेक्शन 25, ये आपके एक्सेप्शंस है, दीज आर दी एक्सेप्शंस, ये आपके एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है यहाँ पर? अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जनरल रूल है कि वॉइड है, एक्सेप्शन क्या है, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इन्फोर्सेबल अंडर सेक्शन 25 1, 2, 3। और उसके नीचे ही आपका मेरे ख्याल से वहां पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जहां पे वो बात करता है एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। So if the consideration, if I can just go, please go to section 25. I want you to go to section 25 and have a look. I think that's the explanation. Yes, explanation 2 की मैं बात कर रही हूँ। An agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate. Inadequate वहां पे आप मार्क कर लो preliminary examination। मतलब अगर मैंने एक चीज जो है जो 10 लाख की थी, वो मैंने कितने रुपए की बेची है, 10,000 की बेची है, तो इनएडुकेट कंसिडरेशन पे मैंने वो चीज सेल कर दी है। कैन इनएडुकेसी बी अ ग्राउंड for the can the inadequacy be the ground for revoking the, or for considering that the contract was not entered, can it be a ground to avoid the contract?
Can inadvocacy be a ground for avoiding the contract? No. But what can be a ground to avoid the contract? A ground can be that the contract was entered without free consent. I'm repeating again. Explanation 2 को आपने advocacy से याद रखना. Advocate समझते हैं? एडवोकेट है कि नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है. सो अगर एक इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है ना, दैट इज नॉट अ ग्राउंड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. बट येस, कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट येस, यू नो, दैट अगर एक इन एडवोकेट अमाउंट है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है, तो इन दैट केस मे बी द कंसेंट वाज नॉट फ्री कंसेंट. और यहीं से आप आगे इसको कनेक्ट करेंगे किसके साथ? विद योर सेक्शन 20 एक्सप्लेनेशन. प्लीज गो टू सेक्शन 20. यस, मिस्टेक्स कहाँ है आपके? ये जो मिस्टेक्स हैं, यस, सेक्शन 20. प्लीज गो टू सेक्शन 20 एंड देन गो टू द एक्सप्लेनेशन. एन erroneous opinion as to value of a thing, underline value of a thing, which forms the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to a matter of fact. अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ मतलब अगर आपने कहा है कि एक जो चीज 10 लाख की थी, आपने उसको वैल्यू किया 10,000 का, दैट इज नॉट अ मिस्टेक. दैट इज नॉट अ मिस्टेक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंसिडरेशन को आपने कहाँ कहाँ पे लिंक करना है? 25 consideration, even if it is a mere consideration, that's not a ground to avoid. एंड आपका सेक्शन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 क्या बोलता है कि अगर आपने वैल्यू ऑफ थिंग, वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पे अगर आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है, दैट इज नॉट अ मिस्टेक एज पर सेक्शन 20 टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? ठीक है. एंड देन यू विल फर्दर, यस, गिव मी अ थम्स अप. और आर यू फीलिंग ओवरवेल्म्ड? Should I go section wise? But I'm just trying to, I have to adopt this methodology because this is a level for the competitive exams. I can't just go section wise, you have to have a fair knowledge about the entire interlinking and intralinking. That's the reason, okay? All right. Thank you, Priya. Thank you, beta. Thank you. Okay. Then you can also go to, along with it, you will go to section 23. You will go to section 23, beta. 23. What consideration of objects are lawful and what not? तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कंसिडरेशन जो है ना, लॉफुल होना चाहिए. अगर लॉफुल नहीं है कंसिडरेशन, अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. तो ये 2D में आपको बताया है कंसिडरेशन के इसेंशियल्स क्या है. बट कंसिडरेशन के इसेंशियल्स तो 2D में दिए हैं, बट वो कंसिडरेशन लॉफुल है कि नहीं है वो आपको 23 में दिया है. बट याद रखना 23 में दो कॉन्सेप्ट्स हैं. आप ये मत समझना कि कंसिडरेशन, lawful consideration and lawful object are same thing. No. Lawful consideration and lawful object are two different concepts, but they are covered under section 23. Why? Because the grounds are the same. Grounds are the same. Are you understanding? कौन सा consideration lawful होगा? आज मुझे चोरी करनी है, मैं एक्स को बोलती हूँ कि आज तुम क्या करो, आज मैंने चोरी करनी है, तुम हथियार लेकर आओ. या हथियार मतलब यू जस्ट गेट द यूटेंसिल्स सो दैट वी कैन टुगेदर कमिट थेफ्ट इन बीज हाउस, इन माय नेबर्स हाउस. ठीक है. एंड ही गोज एंड गेट्स ऑल द टूल्स एंड ही स्पेंड्स अराउंड लेट्स से 5,000 रुपीज टू गेट द टूल्स डन. ठीक है ना? ऑल राइट. नाउ अब हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम चोरी करेंगे और चोरी करने के बाद आपस में बांटेंगे. चोरी करने के बाद सारा पैसा मैं ले लेती हूँ, उसको नहीं देती हूँ. कैन ही से दैट देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कैन ही सू मी फॉर 5,000? नो. बाय कंसिडरेशन क्या